हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो जैसा कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिख ही रहा है, तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। वो हमारा थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो था, थोड़ा पहले का था, बट उसमें सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर की थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकता है। और बाकी जो कुछ चीज़ें हमने प्रूफ नहीं करी थी, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, तो हम उनका प्रूफ भी बता देंगे अभी, ठीक है। तो और थोड़ा इसको हम ठीक है फास्ट मोड पे लेके चलते हैं, कुछ चीज़ों को दोबारा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकंड हैंड सीरीज़ में हमने बताया था, जो फर्स्ट पॉइंट होता हमारा कि कोई भी अगर हमारा सेट है, ठीक है, एस और एन हमारा क्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का मतलब जो यहाँ पे ले रखा है, डोमेन ले रखा है, मतलब डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इधर से कोई सेट है हमारा, इस सेट पे अगर मैपिंग हो रही है, मतलब रेंज जो है वो इसका क्या हो, सेट एस से बिलोंग करे, तो यहाँ पे हमारी ये सीक्वेंस होती है। अगर यही हमारा डोमेन जो है वो एन हो, मतलब नेचुरल नंबर, और रेंज जो हो वो हमारी रियल नंबर से बिलोंग करे, मतलब ये रियल नंबर हो, तो रियल नंबर से अगर हमारी रेंज बिलोंग करे तो ये रियल सीक्वेंस कहलाती है। क्या बोला था, रियल सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। अब चीज़ों को समझते चलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस क्या लिखा है, वन वे टू रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस इज टू लिस्ट इट्स फर्स्ट फ्यू टर्म्स। या तो हम किसी सीरीज़ की कुछ टर्मों को लिख दें जिससे कि हमें आगे पता चल जाए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, अब हमें पता चल गया कि आगे हम कुछ लिखें या ना लिखें, हमें पता है कि आगे 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये पता चलेगा, या तो फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिख लें, या सेकंड कंडीशन ये है कि हम उसका nth टर्म लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस। जैसे मान लो इसी का हम nth टर्म लिख देते, कितना हो जाता है 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल ले लेते, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 लगाते, 2 लगाते, 4 मिल जाता है, 3 लगाते, 6 मिल जाता है, ऐसे करके मिलता चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट मोड पे रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ठीक है। क्या लिखा, समटाइम्स वी रिप्रेजेंट ए रियल सीक्वेंस बाय यूजिंग द रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला क्या होता है, उसमें हमें जैसे कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं और उसके आधार पे हम आगे की चीज़ों को निकाल पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस दे रखा है, इज गिवन बाय, जैसे A1 और A2 दे रखा है, और ये एक जनरल फार्मूला दे रखा है, an+1 = an और an-1 बोल रखा है कि n की वैल्यू जो है वो 2 और या 2 से ग्रेटर हम वैल्यू रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब n की वैल्यू आप 2 लगाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 दोनों की वैल्यू दे रखी है, ये लगाएंगे तो आपको A3 मिल जाएगा, जब 3 लगाएंगे तो 4 मिल जाएगा, ऐसे बल्कि सीरीज मिलती रहेगी। और फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कभी कभार एग्जाम में आ जाए तो समझ लीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो वैसे ही लिखना है, फिर देखो जैसे फर्स्ट टर्म रिपीट करना है, आ गया सेकंड टर्म, अब पीछे के जितने भी टर्म है जोड़ के अगले लिखता जाना है, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, यहाँ लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। और उससे अगले वाली टर्म कितनी है, 3, ठीक है, आ गया। 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5, और 5 और 3 मिलके कितना हो गया, 8, 8 और 5 मिलके कितना हो जाता है, 13। मतलब एक टर्म और एक उससे अगले वाली टर्म को जोड़ के लिखते जाओ, आगे ऐसे आपको सीरीज मिलती जाएगी। अब सीरीज क्या होता है, इस चीज़ को समझना है मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखा है, इफ़ A1 A2 A3 an इज ए सीक्वेंस, अगर ये कोई सीक्वेंस है, देन द एक्सप्रेशन, ये जब तक कॉमा लगा रहेगा तब तक सीक्वेंस रहेगी। अगर इन्हीं के बीच में अगर हम साइन यूज कर दें प्लस या माइनस का, तो वो सीरीज बन जाती है। तो मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज और सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। इफ़ A1 A2 एंड an एंड सो ऑन इज ए सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस इज ए सीरीज। तो सीक्वेंस से क्या बन गई, सीरीज बन गई। कब, जो हमने साइंस का यूज कर लिया। A series is a finite or infinite according as the terms of the corresponding sequence, ठीक है, is finite or infinite। अगर हमारी किसी भी टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज बनेगी, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कोई भी सीक्वेंस वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करे। आर दे आर, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाई सम एक्सप्लेन्ड फार्मूला फॉर द nth टर्म, ना ही ऐसा जरूरी है कि हर सीक्वेंस के लिए nth टर्म का फार्मूला बन जाए। व्हाट, दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न एंड आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, या उनका कोई nth रूल बन जाए या उनके लिए कोई एक पैटर्न बन जाए, तो वो सभी सीक्वेंस क्या कहलाती हैं, प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्रोग्रेशन मतलब
ठीक है, सीक्वेंस हैं वो एक प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी बन जाए, जैसे समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक है, ठीक है। इस तरह की श्रेणी बनने के लिए उन सीक्वेंसेस के पास कोई एक पैटर्न या कोई एक रूल ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर हम आगे की टर्मों को लिख सकें, तो वो सीक्वेंसेस क्या कहलाएंगी, प्रोग्रेशन कहलाएंगी, ठीक है। द टर्म्स आर अरेंज अंडर ए डेफिनेट रूल, मतलब वो जो टर्म्स हैं वो किसी डेफिनेट रूल के थ्रू लिखे गए हों। ऐसे नहीं किसी ने 1 लिखा, फिर 3 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 12, फिर 21 लिख दिया, फिर 22 लिख दिया, तो कोई रूल नहीं बन रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्योंकि वो चीज़ों को मैं गो थ्रू फिर से करना चाहता हूँ, कोई चीज़ अगर आप ऐसी रही होगी जो नहीं समझ आई होगी तो उसके लिए मैं दोबारा एक बार शुरू से पूरे लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ। प्रोग्रेशन इज मेनली 3 टाइप्स, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाउएवर वी हैव क्लासिफाइड द स्टडी ऑफ प्रोग्रेशन इनटू 5 पार्ट्स, एपी, जीपी, ठीक है, एजीपी, एचपी एंड मिसलिनियस। मिसलिनियस में सीरीजों का मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी क्या है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, और एजीपी, ठीक है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी, और ये मिसलिनियस, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये सभी लोग देखो 10th में, 11th में, 12th में, 10th में और 11th के क्लासेस में ये 2 चैप्टर हैं जहाँ पे लोग यूज करके करते हैं। और देखो मैंने बहुत डिटेल में बना रखा है, शुरुआत की कुछ चीज़ों को देख के आपको लगेगा नोट्स शॉर्ट्स हैं, बट जो चीज़ें आगे हैं ना, आगे मैंने एपी के, जीपी के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे कि आपका ये पूरा जब चैप्टर हो जाएगा ना तब आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि बहुत कम शॉर्ट वे में करा दिया है, बट ऐसा नहीं होगा। आप एट द एंड लेक्चर्स, ठीक है, ऑल लेक्चर्स के एंड में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो वहाँ पे आए हुए एग्जाम्स में आप क्रैक ना कर पाएँ, ठीक है। 75 पेजेस में मैंने इसके नोट्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए हैं पहले से ही, और आप उनको पढ़ के भी समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट शॉर्टकट्स कैसे यूज करने वो भी मैंने सारे लिखा रखे हैं और हर चीज़ के लिखवा रखे हैं। तो बात करते हैं, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the difference of a terms and the previous terms is always same। क्या बोला कि जो टर्म है और उससे प्रीवियस टर्म जितनी भी बनती चली जाएंगी, जैसे अगर हम 5वां टर्म देख रहे हैं तो 5वें से 4था टर्म घटा लें, जो भी डिफरेंस आए निकल के वो 6ठे से 5वां घटा लें, 8वें से 7वां घटा लें, मान लो 20वें से 19वां घटा लें, कोई भी टर्म और उससे प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करें तो उनके बीच में जो अंतर आए वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ऑलवेज सेम रहेगा। अगर ऐसा तो उस सीरीज को या उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सहित देख लीजिएगा, 1, 4, 7 इनके बीच का गैप 3 का चल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट हम ए है, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 3, 7 - 4 3, कहीं से भी घटा लेंगे। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ये सीरीज बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये सीरीज घट रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, मतलब डिफरेंस इक्वल रहेगा। जैसे करेंगे ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है उसमें से घटाना है, मतलब सेकेंड टर्म है तो उससे फर्स्ट घटाना है, फोर्थ है तो उससे थर्ड घटाना, और जैसे मान लो 10वीं टर्म है तो 9वीं घटाना है, मतलब हर टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ों को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एन टर्म का अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, जैसे मान लो मैंने किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया मेरे भाई, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, तो सीरीज कैसे लिख दो, जैसे मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म 2 है, और इसमें जो लगातार जुड़ता हुआ जा रहा है वो क्या जा रहा है, डी जुड़ रहा है भाई, क्या जुड़ रहा है, डी, और डी का मान कितना है, 2, डी का मान कितना, 2। तो हर चीज़ में जो फर्स्ट टर्म है अगर हम उसमें डी जोड़ते चले जाएं, पहले में 1 डी, दूसरे में 2 डी, जैसे देखो यहाँ पे ये 2 है, डी का मान 2 है, जोड़ दिया इसमें क्योंकि दूसरा टर्म निकाला, तो 2 2 4, या तो इसमें जोड़ेंगे जो टर्म आ रही है उसमें तो डी जोड़ेंगे। अगर हम पहली ही टर्म में अगर हर बार जोड़ेंगे तो पहले बार हम 1 डी जोड़ेंगे, अगली बार 2 डी जोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर अगर जोड़ेंगे तो 3 डी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे अब हम मान लें अगर हमारा नंबर्स में है तब तो हमें पता चल रहा है, अगर नंबर्स में नहीं होगा
लेटर्स में होगा तो ए प्लस डी, अगला ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, और ए प्लस 5d। इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना ये है कि इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसमें हमारा डी का मान कितना है 0, जो सेकेंड टर्म है उसमें डी कितना है 1, जो थर्ड टर्म है उसमें डी कितना है 2, फोर्थ में डी कितना है 3। तो आप देख रहे हो जो भी टर्म लिख रहे हो, टर्म पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो टर्म के अकॉर्डिंग डी की संख्या ये कम आ रही है। तो मान लो अगर हमें n टर्म लिखना होता तो उसमें डी की संख्या कितनी होती है n-1 होती, अर्थात जो टर्म बन जाता है a प्लस n-1 इंटू डी बन जाता है, ये हमारा n टर्म बन जाता। तो n टर्म को चाहे आप an से लिखो या tn से लिखो, कुछ बुक्स में an से डिनोट होता है, जैसे आप RD शर्मा की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको an ही डिनोट में मिलेगा, ठीक है। बाकी टर्म t फॉर टर्म तो tn से भी लिख सकते हो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। समझ गए होंगे इसको। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब हर बार पूरा फार्मूला नहीं लगाते रहेंगे। अगर मान लो किसी को चौथा पद लिखना है तो कितना होगा a प्लस 4d, अगर किसी को 10वां पद लिखना है तो क्या होगा a प्लस 9d, किसी को 100वां टर्म लिखना है तो क्या होगा a प्लस 99d। सीधे समझिएगा इस चीज़ को। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, कि हम यहाँ डी के आधार पे चीज़ों को आसानी से बता पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि हमें कोई भी अगर पद निकालना है, जैसे मान लो 10वां निकालना, 20वां निकालना, 100वां निकालना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, एक तो ए और एक डी। ए क्या होता है भाई फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। बस दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 100वां निकालना है, ए 100 निकालना है, तो आप क्या करेंगे a प्लस 99d, बस सिंपली सॉल्व। जैसे मान लो अगर यही सीरीज चल रही थी 2, 4, 6, 8 ऐसे चल रही, तो इसका फर्स्ट टर्म तो भाई एक ही वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना 2 है। अगर इसी सीरीज का 100वां पद निकालते तो ये 2 हो जाता प्लस 99 गुणा 2 हो जाता, तो 2 प्लस यहाँ से करते तो 9 दूनी 18, 18 1 19, तो ये 200 आ जाता है। समझ गए? तो 99वां पद कौन सा हो जाता? 200 हो जाता, ठीक है। तो इस 100वां पद कितना हो जाता? 200 हो जाता। 99 पद नहीं, 100वां पद 200 हो जाता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बहुत आसान वे में कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी पे मैं एक चीज़ और आपको समझा दूँ, जैसे n टर्म की बात करूँ फ्रॉम लास्ट से, ठीक है। ये तो n टर्म हो गया हमारा स्टार्टिंग से। अब अच्छा स्टार्टिंग वाला क्लियर हो गया होगा। अगर लास्ट से एक टर्म चाहिए, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। ऐसी मान लो हमने लास्ट टर्म को L माना, इधर जा रहे तो D जुड़ रहा है, अगर आप इधर जाके देखो वापस तो D घट रहा है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर ये L है तो उससे पहले वाला पद में 1 D घट जाएगा, उससे पहले वाले में 2 D घट जाएंगे और उससे पहले वाले में 3 D घट जाएंगे। तो आप समझ रहे हो? तो अगर मैं सीरीज इधर से स्टार्ट कर लूँ तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? L। तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? L। और कॉमन डिफरेंस D की जगह क्या दिख रहा है मेरे भाई? माइनस का D दिख रहा है। तो हमें क्या लिखना है? nth टर्म तो लिखना है, कहाँ से लिखना है? फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट से। nth टर्म भी लिखना है, कहाँ से लिखना है? लास्ट से लिखना है। तो समझ गए होगे। तो अगर हमारा जो, अब इसको डैश से डिनोट कर लेते हैं। वैसे क्या फार्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब a की जगह तो बदल के l हो गया, n-1, और d की जगह माइनस डी हो गया मेरे भाई। तो l ये प्लस माइनस माइनस हो गया, n-1 इंटू डी। तो ये nth टर्म हो गया कहाँ से? लास्ट से। और nth टर्म स्टार्टिंग से क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों की शक्ल आसानी से देख लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने एक चीज़ आपको पॉइंट ये समझाया, अब यहीं पे एक दूसरा पॉइंट भी समझा देते हैं स्पीडली, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? जैसे मान लो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये रहना, यहीं तक करो। लास्ट L, उससे पहले a माइनस डी, उससे पहले L माइनस 2d, उससे पहले L माइनस 3d। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है मेरे भाई? L। इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, a प्लस क्या था भाई? a प्लस डी, और इधर से था L माइनस डी। काटेंगे, d से d कट जाएगा, फिर से a प्लस L आ गया। इधर से थर्ड और इधर से थर्ड को देख लो मेरे भाई, a प्लस 2d
और प्लस एल माइनस 2d, 2d से 2d कट जाएगा तो फिर से a प्लस एल ही निकल के आ जाएगा। इधर से देखो चौथा और इधर से चौथा a प्लस 3d, इधर है l प्लस माइनस 3d, काटेंगे तो फिर से a प्लस एल आ रहा है। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल के आ रहा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप इक्व डिस्टेंस टर्म लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, उसका जो सम होगा वो ऑलवेज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। इस पे हम एक क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो लास्ट में कराएंगे, ठीक है। बहुत बारी वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्टार्टिंग से और एंड से इक्व डिस्टेंस कोई टर्म है तो उसका सम जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। जैसे मान लो आपको कोई सीरीज दे दी, आपसे बोला स्टार्टिंग से 5वां टर्म ज्ञात करिए और लास्ट से 5वां टर्म ज्ञात करिए, और इनका ज्ञात करने के बाद इनका सम बताइए कितना होगा। तो आप पता चला स्टार्टिंग से 5वां निकाला है, लास्ट से 5वां निकाला है, फिर उसका सम करके दिखा रहा है, तब तक तो टाइम चला जाएगा। आपको पता है अगर सीरीज का फर्स्ट और लास्ट दे रखा तो उसी का जोड़ वो वही 5वें पदों के योग के बराबर ही होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। तो ये वाला चीज़ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बता रखी हैं मैंने कि स्टार्टिंग से कोई भी पद और लास्ट से भी वही पद, उसका योग फर्स्ट और लास्ट टर्म के योग के बराबर होने वाला है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा है। यहाँ देखो ये सारी चीज़ें पहले बता तो चुके ही हैं, बट इस चीज़ को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या लिखा है, इन द nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इन द लीनियर फॉर्म। अगर कोई भी सीरीज है, अगर उसका nth टर्म लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, देन द फॉलोइंग सीरीज विल बी ऑलवेज एन AP। तो यहाँ पे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, किसी भी सीरीज का अगर nth टर्म, nवां टर्म क्या है, जैसे an प्लस b फॉर्म में है, मतलब ये कैसी लीनियर फॉर्म, मतलब 1 डिग्री का है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, AP सीरीज बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, AP सीरीज बनाएगा। उसका यहाँ से 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो ये सीरीज तो हमेशा AP होगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कोफिशिएंट ऑफ n होगा, कोफिशिएंट ऑफ n, दैट मीन्स a होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ a, अगर a में लीनियर लिख रहे हो ना, ठीक है, इस तरीके से, तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ n सही तो लिखा है, सही लिखा है, सॉरी मुझे लगा n में लीनियर है ना, तो n में लीनियर है तो इस n का कोफिशिएंट कितना आ गया, a, ठीक है। समझ गए होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3n प्लस 5, अगर ये किसी का nth टर्म है तो सीरीज कौन सी होगी, AP। इसी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3। बस इतने शॉर्ट में बताते हुए चलना है, ठीक है। वैसे निकालने का तरीका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को निकालने का तरीका सिंपली an है, an से an प्लस 1 बना लेते हैं, an से an प्लस 1, जहाँ पे भी n है वहाँ पे n प्लस 1 रख देंगे तो an प्लस 1 बन जाएगा। फिर an प्लस 1 से an घटा देंगे तो आ जाएगा d आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये n में आ गया, मतलब वेरिएबल्स में आ गया, तो समझ लेना वो कभी भी AP सीरीज नहीं बनेगी। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, और ऑलवेज इक्वल भी होना चाहिए सारे कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। वैसे ऐसे कर सकते हो जैसे 3n प्लस 5 है, n की वैल्यू 1 2 3 लगाते जाएंगे तो ये पद मिल जाएंगे। अब 11 में से 8 घटाएं 3 आ जाएगा, 14 में से 11 घटाएं 3, 17 में से 14 घटाएं 3, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि 3 है। और यहाँ से क्लियर भी डायरेक्टली भी पता चल रहा है n का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से भी डिफरेंस 3 हो गया। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ओरली तरीका है। तो आप 3 तरीके हैं, जिससे मर्जी है उससे निकाल सकते हो। दूसरा, अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाई an इक्वल टू, ये दे रखा है नॉट AP। AP में क्यों नहीं है, आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो nth टर्म है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अर्थात इसकी डिग्री 2 है। जिसकी भी डिग्री 2 दिखेगी वो कभी भी लीनियर, वो कभी भी AP सीरीज फॉर्म नहीं करेगा। टर्म की बात कर रहा हूँ, अगर सम होगा तो दिखेगा। अगर किसी का पद, अगर हमारा किसी का पद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, द्विघात समीकरण में है, तो वो कभी भी AP सीरीज नहीं बनेगा। अगर योगफल द्विघात समीकरण में है तो हमेशा AP बनेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, योगफल अलग चीज़ है, पद अलग चीज़ है। योगफल मतलब पदों का योगफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ़ द nth टर्म इज नॉट लीनियर देन द सीरीज इज नॉट AP, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्यों नहीं बनेगा। जैसे an दे रखा है,
ठीक है। ए एन तो हमें दे रखा था, ए एन से ए एन प्लस वन बना लिया, तो जैसे ए एन प्लस वन से ए एन को माइनस किया, माइनस तो कर ही लेंगे आप लोग, इतनी बड़ी उसमें समस्या है नहीं। तो जो यहाँ पे निकल के आया पद, वो निकल के आया 4n प्लस टू विच इज़ वेरिएबल। एन की वैल्यू लगाने से कॉमन डिफरेंस बदलता रहेगा, जैसे 1 लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो ठीक है 4 दूनी 8, 2 10 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस बदल रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो कॉमन डिफरेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, दैट इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज जो है वो एपी सीरीज नहीं बनेगी। ऐसे कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आएगा, किसी का अगर कॉमन डिफरेंस अगर वेरिएबल क्वांटिटी आ रही है तो समझ लेना वो कभी भी एपी सीरीज नहीं बनेगा। ठीक है, इस पे भी एक आगे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या लिखा है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एन टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड, एंड से एन टर्म निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, अभी तो बताए थे एंड से एन टर्म निकालने का फार्मूला, बट अगर हमें ये पता हो, जैसे हम यहाँ पे आपको एक चीज़, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताएंगे। अगर कोई चीज़ हमें निकालनी तो एंड से है, बट हम उसको एंड से ना निकाल के अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही निकाल लें, तो वो ऐसा क्या करें कि वो पद स्टार्टिंग से भी निकल जाए। अब ज़रा दिमाग लगाएंगे मेरे साथ, उस चीज़ को समझेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब आपको समझ आ रहा होगा टोटल पद कितने हैं मेरे भाई, 11। टोटल पद कितने हैं, 11। अब मान लो मुझे एंड से 5वां पद चाहिए, एंड से 5वां नहीं, एंड से चौथा निकाल लो। तो एंड से चौथा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। एंड से चौथा, जरा ध्यान से मानना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एंड से चौथा पद निकाल लो। बट यही पद स्टार्टिंग से कौन सा होगा, देखो ज़रा ध्यान से, स्टार्टिंग से यही पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग से ये पद कौन सा हो गया, 8वां हो गया। स्टार्टिंग से यही पद कौन सा हो गया, 8वां हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चौथा पद जो हमारा एंड से है वो स्टार्टिंग से कौन सा होगा। तो देखो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि आपको वो क्या पता होना चाहिए, टोटल टर्म पता होनी चाहिए। टोटल टर्म नहीं पता तो फार्मूला लगा के सबसे पहले टोटल टर्म पता करेंगे। यहाँ पे हमें टोटल टर्म में कितनी दे रखी हैं, 11। जो पूछा गया उसको माइनस कर दो, उसके बाद में +1 कर दो, उसके बाद में +1 कर दो। ठीक है, तो 11 में से बेटा 4 जाएगा तो 7 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8। तो ये टर्म जो होगा, ठीक है, ये 8 टर्म आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हुआ, तो इससे फार्मूला बन गया कि एंड से, ठीक है, 4th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इक्वल टू ए, क्या करेंगे पूरा फार्मूला लिख लो, 11 - 4 + 1 8th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका मतलब हो गया एंड से चौथा पद, मतलब अंत से चौथा पद, ठीक है, आरंभ से 8वें पद के बराबर होगा। तो सिंपल सी कहानी पता चल गई। अब इस पे हम फार्मूला बना सकते हैं। मान लो हमारे पास टोटल टर्म कितने दे रखे हों, n दे रखे हों, और हमसे m टर्म फाइंड करवा रहा हो, कहाँ से, एंड से। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग से कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, जो टोटल दिया उसमें से जो पूछा गया वो घटा लो और प्लस का 1 कर लो। ठीक है, ये टर्म जो होगा वो कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से होगा। तो बहुत आसान फार्मूला बन गया, आप समझ गए होंगे कैसे बना है। ठीक है, वही चीज़ है टोटल टर्म में से। अब यहाँ पे मैंने टोटल टर्म को m माना था इसलिए -n किया हुआ, आप कंफ्यूज मत होना। आपको टोटल टर्म से वो माइनस करना है जो पूछा गया है और प्लस का 1 कर देना है। तो वो पद वही होगा जो स्टार्टिंग से होगा और लास्ट से होगा, एक ही नंबर का पद निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज़ से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला दे रखा है 1 3 5 99 दे रखा है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चले 1 3 5 से लेकर 99 तक कितने पद हैं। तो सीधे 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे 2 फार्मूले होते हैं, उन चीज़ों में भी मैं बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये क्लियर ही नहीं हो पाता कब कौन सा कहाँ लगता है। जैसे मान लो ए, ज़रा समझ लो पहले, a + d, a + 2d, a + 3d से लेके मान लो l है, l - d है, l - 2d है, ये है। अब इसमें हमने an = फार्मूला पढ़ा था, a + n - 1 × d। अब an क्या है, लास्ट टर्म मान लो an को, और लास्ट टर्म क्या है, l है, तो l = भी हम यही फार्मूला लिखते हैं। अब दोनों में दिक्कत होती लोगों की, यार an का फार्मूला भी यही है, l का फार्मूला भी यही है, तो कब कौन सा यूज करना है। तो 2 चीज़ें समझ लो, अगर आपको कोई भी पद ज्ञात करवा रहा है, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है, तब हम
ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं अगर कोई टर्म फाइंड करवा रहा है। अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करवा रहा है तो हम एल वाला फार्मूला लगाते हैं। ये किसके लिए होता है? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, कि कितने पद हैं सीरीज में, और ये कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, फाइंड, ठीक है, एनी टर्म। अगर कोई टर्म ज्ञात करनी है तो ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करनी तो ये। तो जैसे अभी सीरीज दे रखी थी 1, 3, 5 से लेकर 99 तक दे रखी मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, वही एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। फर्स्ट इसलिए बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ हो चुका है। लास्ट टर्म कितना मेरे भाई? 99 है। ए फर्स्ट टर्म होता है, एन माइनस 1 और डी 2 का गैप चल रहा है, एक इधर आके घटा देंगे 98, एन माइनस 1 इंटू 2 से काटेंगे 49, एक जोड़ देंगे बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमसे कौन सा पद पूछा गया था, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमसे पूछा गया 27 टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया। देखो ध्यान से, 27th टर्म कहाँ से? फ्रॉम द एंड से। तो ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? 50 में से 27 घटा लेंगे और प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 51। और 51 में से अगर हम 27 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 51 में से 27 घटा लीजिए, ठीक है। तो और ये कहाँ से होगा? फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। ये यहाँ से घटा लो 23 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24th टर्म हो जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम स्टार्टिंग। और 24th टर्म का मतलब हो गया मेरे भाई ए प्लस 23 डी हो गया। ए का मान 1 है, 23 डी का मान 2 है, तो 1 23 दूनी 46 और 1 कितना हो गया? 47 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 47, हाँ हो सकता आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से देखो कुछ ट्रिक्स हमने बताई थी, उन ट्रिकों के माध्यम से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत आसानी से करा दिया था। देखिए इस ट्रिक को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, और इस ट्रिक पे क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली समझा तो दिया ही है उसमें कि अगर जैसे मान लो टी एक्स, मतलब एक्सवा पद ए हो, वाईवा पद बी हो और जेडवा पद आपको अगर ज्ञात करवा रहा हो, तो फार्मूला होता है जेड जो ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, उसमें से इधर घटाएंगे, तो जेड में से एक्स घटेगा और नीचे भी जेड में से, ऊपर पद में से पद घटेगा नीचे, ठीक है, मतलब खाली जेड में से एक्स घटा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टी वाई में से एक्स घटाएंगे और नीचे वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला लगा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कोई खास क्वेश्चन है नहीं, अगर वैसे निकालेंगे तो सिंपली निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे किसी अगले क्वेश्चन उसमें बताते हैं, ये तो निकाल ही लोगे। अगर पाँचवा पद 11 है, तो पाँचवा पद अगर 11 है तो इसको क्या लिखोगे? ए प्लस 4डी बराबर 11। सातवां पद 16 है तो ए प्लस 6डी बराबर 16। दोनों को हल करोगे, ए और डी का मान मिल जाएगा। ए डी का मान मिल गया तो आपसे जो भी पद ज्ञात कर 12 तो ए प्लस 11डी वैल्यू रख दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इतना आसान तो है। हाँ, जैसे अभी ये क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है भाई, दिमाग में बैठा लो। क्या है ट्रिक? अगर किसी भी सीरीज का एमवा पद एन है और एनवा पद एम है, तब तुमसे कौन सा पूछेगा? इनके योग का अगर पद पूछ ले, एम प्लस एन बराबर क्या होगा? 0 होगा मेरे भाई। बहुत दिमाग ध्यान से समझना। देखो इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ। जैसे मान लो हमारा एनवा टर्म, फर्स्ट टर्म ए मान लो, कॉमन डिफरेंस डी मान लो, तो एन एमवा पद क्या होगा? ए प्लस मेरे भाई एम माइनस 1 इंटू डी, ये एन हो गया पहली समीकरण। एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एम दे रखा दूसरा समीकरण। एक से दूसरे को घटा लो तुरंत, तो ए से ए क्या होगा? कट जाएगा, तो इधर डी कर लो कॉमन, तो एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा एन माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कट गया। अब डी करेंगे, ये एम माइनस एन, इधर है एन माइनस एम, कॉमन करेंगे माइनस को, फिर काट देंगे तो -1 आ गया। अब डी का मान अगर -1 आ गया, किसी एक समीकरण में लगा लो, ए प्लस एम माइनस 1 और डी का मान -1 आया है, बराबर में एन दे रखा, माइनस से गुणा कर लेंगे या इसको उधर भेज दो सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा? एन उधर आके प्लस में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिल गया ए, ये मिल गया डी। अब आपसे दोनों का योग ज्ञात करवा रहा है, एम प्लस एन वापस, तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये तो क्या निकल के आ गया हमारा, यहाँ से जो हम निकाल रहे थे वो ए का मान निकल के आ गया। तो प्रथम पद हमारा क्या है? एन प्लस एम माइनस 1 और डी का मान हमारा भाई क्या है? ये है -1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? माइनस के साथ आ जाएगा। अगर हम डी की वैल्यू -1 लगाएंगे तो एम प्लस एन माइनस 1 पूरा से पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी?
m प्लस n बराबर 0 हो गया। इस चीज़ को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, और बाकी आपको प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, आपको तो अभी प्री देना है, मेंस के हिसाब से तो बता ही दिया है मैंने, ठीक है, अभी प्रूफ करके भी समझा दिया है। हाँ, जैसे ये वाली भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि अभी हमारा ध्यान से देखिएगा, एम्बा पद n, मतलब जो तिरछा देखो ये m है, m n n, ठीक है, अगर इनका योग पूछेगा तो 0 आएगा हमेशा, ठीक है। ऐसे ही योगफल में भी आएगा ये वाला पद, ठीक है, योगफल में भी आएंगी ट्रिक यही वाली, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब जैसे देखो एम्बा पद 1/n और एनवा पद 1/m दे रखा हो है वैसा ही, बट यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो जब उल्टा कर देगा तो आपका जो फार्मूला बनेगा ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर एम्बा पद 1/n दे दे और एनवा पद 1/m दे दे तो आपसे mnवा पद पूछेगा, वो हमेशा 1 आएगा। कैसे, इसका a निकालेंगे वो भी 1/mn आ जाएगा, और d निकालेंगे वो भी 1/mn आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस पूछ लेगा मेरे भाई तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी आ चुकी, बराबर आ चुकी है। अब इस चीज़ को हम प्रूफ कराते हैं आपको, तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। जो भी चीज़ हमने लिखी है कि टी एम कितना है 1/n, हम हर चीज़ में प्रथम पद को ए, कॉमन डिफरेंस को डी मान के प्रूफ कर रहे हैं, तो एम्बा पद लिखेंगे क्या होगा, m-1 इंटू डी बराबर 1/n होगा, और एनवा पद 1/m था मेरे भाई, इसको इक्वेशन 1 बना लो, और ये a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m होगा, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब एक में से 2 को घटा लो, तो इसे a कट जाएगा, इधर d कॉमन करेंगे तो m-1 माइनस करेंगे तो -n प्लस m, और इधर 1/n माइनस 1/m हो गया। 1 से 1 कट गया तो d के अंदर m-n आ गया, लासा ले लो मेरे भाई, तो ये m-n बटे mn आ जाएगा, ये कट जाएगा तो d का मान आ गया 1/mn। अब ये d का मान उठा के किसी एक में लगा दो तो वहाँ से a मिल जाएगा, a m-1 और d का मान आ गया 1/mn बराबर 1/n। अंदर गुणा करेंगे तो m के बटे में mn आएगा तो 1/n, और यहाँ करेंगे 1/mn 1/n, 1/n से 1/n कट जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब a का मान भी 1/mn, d का मान भी 1/mn, और हमसे पूछ रहा है mnवा पद क्या होगा, तो क्या होगा a प्लस mn-1 इंटू डी, जो भी पूछेगा उसको ऐसे लिख देना है, ये 1/mn है, mn-1 और d का वैल्यू भी 1/mn है, तो mn प्लस mn के नीचे mn आएगा मेरे भाई, कट के 1 हो जाएगा, और ये माइनस का mn हो गया, mn से mn कट गया, ये आ गया 1, तो टी mn इक्वल टू 1 आ गया। a और d के मान समान है तो डिफरेंस आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह कंडीशन को आप बहुत ही आसान वे में प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों चीज़ों को मैंने प्रूफ करा दिया है। अब जैसे अच्छा जनरल वे में कैसे लें, जैसे दूसरा पद 1/3 दिया है, तो जो बटे में 3 दिया वही पद पूछ के तुमसे फिर जो पहले पूछा था उसका बटे में लिखवाएगा। तो अब आपको पता है जब भी ऐसा लिखवाता है तो इनकी गुणा का पद पूछता है, 2 गुणा 3 मतलब छठा पद पूछेगा, तो छठा पद का आंसर कितना होगा, ठीक है 1 होगा। अगर a पूछ लेगा तो आपको पता था 1/mn मतलब 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, d भी वही हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के प्रूफ किया गया है, और ये नोट्स आपके पास तो पहुँच ही गए हैं। कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। अब ये वाली कंडीशन को समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आपके जब प्रीवियस ईयर देखेंगे उठा के तब आपको समझ आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ है क्या, कहानी क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ पीथ टर्म ऑफ एन ए पी ई जे, मतलब पीवा पद हमारा डायरेक्टली अगर हम समझने की बात करें तो पीवा पद ए है, क्यूबा पद बी है, आरवा पद सी है, ये इनने पूरी भाषा में बोला है। तब आपसे एक वैल्यू पूछ ली ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, और सी P माइनस क्यू बराबर 0, मतलब क्या होगा ये पूछना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखो अंदर की वैल्यू देखो क्या है Q माइनस आर, यहाँ से अंदर की वैल्यू देखो कितना R माइनस पी, यहाँ से अंदर की वैल्यू है P माइनस क्यू। अगर इनका जोड़ जो आएगा वही आंसर होगा, इनका जोड़ 0 आ रहा है तो आंसर 0 होगा। बट अगर नीचे लिखे हैं तो अगर यही चीज़ किसी की घात में चल रहे होते तो घात में जब 0 आएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर घात में 0 हो रहा है अंदर का जोड़ तो आंसर 1 लिखिएगा, अगर सीधे सीधे जोड़ 0 हो रहा है घात में नहीं है तो आंसर 0 ही रहेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट तो मैंने समझा दिया है, आप डायरेक्टली कर लेंगे, बट इसी चीज़ को प्रूफ करना तो प्रूफ बहुत बड़ा नहीं है, आसानी है, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे।
ठीक है, अब इसको विधि विधान से लिख लेते हैं। तो पीवा पद हमारा क्या है, ए है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, पीवा पद ए। अब पीवा पद का मतलब क्या, अब यहाँ ए बी सी स्मॉल क्वेश्चन में चल रहा है, तो हम जो प्रथम पद है उसको कैपिटल ए से मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को भी हम कैपिटल डी से मान लेते हैं। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्यूबा पद बोले बी है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बी बराबर दूसरी समीकरण। आरवा पद सी है, तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सी हो गया तीसरा पद। अब ये आपसे जो कंडीशन पूछ रहा है उसकी शक्ल पे जाएंगे पहले, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट बनेगा। ए क्यू माइनस आर, वी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इनने ए के साथ क्या चाहिए, क्यू माइनस आर, यहाँ सिंगल ए है, तो समीकरण एक में गुणा करेंगे दोनों साइडों से क्यू माइनस आर में, ठीक है, प्लस समीकरण जो 2 है उसमें बी के साथ आर माइनस पी चाहिए, तो समीकरण 2 में आर माइनस पी से गुणा करेंगे दोनों तरफ। समीकरण 3 में बाकी जोड़ते जाएंगे, 3 में हमें सी के साथ पी माइनस क्यू चाहिए, तो इससे गुणा करेंगे। तो इन समीकरणों में इनसे गुणा कर ली और बाकी सबको जोड़ दिया, तो LHS अपनी एडजस्ट हो गई। तो ए क्यू माइनस आर प्लस वी आर माइनस पी, जो RHS है उसको पहले लिख लिया मेरे भाई, सी पी माइनस क्यू। अब RHS को ज़रा देखते जाओ, सब में क्या है, ए है, पहले की तीनों पद में ए और ए है, तो ए तो हो जाएगा कॉमन। पहले में हमने गुणा करी थी क्यू माइनस आर से प्लस आर माइनस पी से, और थर्ड में पी माइनस क्यू से, ए के साथ तो ये हो गया। ऐसे इस सब में ज़रा ध्यान से देखो, डी कॉमन है, तो डी फर्स्ट में था पी माइनस 1, गुणा करी थी क्यू माइनस आर से, पहली ब्रैकेट। दूसरे में था हमारा क्यू माइनस 1 और गुणा करी थी हमने आर माइनस पी से। थर्ड में आर माइनस क्या था, 1 था और गुणा करी थी हमने पी माइनस क्यू से, बस गुणा करना है। अब देखो इसके साथ तो वैसे जीरो, आर से आर, पी से पी कट गया, तो ए के साथ तो जीरो दिख रहा है, प्लस डी के साथ क्या आने वाला, गुणा करेंगे तब मिलेगा पी क्यू माइनस पी आर, गुणा तो कर ही लेंगे ना, फिर 1 से करेंगे माइनस क्यू प्लस आर, ऐसे इधर करेंगे क्यू पी माइनस का प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ऐसे इसका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस का क्यू। अब ये देखो सब कट रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ये पी क्यू है जो पहली गुणा करी थी उसको ज़्यादा ध्यान से देख लो, पी क्यू और पी आर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू है मेरे भाई और ये पी क्यू है, कट जाएगा प्लस माइनस से, और ये है आर पी, ये आर पी कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस माइनस पी से प्लस पी, माइनस आर से प्लस आर, सब कट के अंदर से क्या आ चुका, जीरो, डी के साथ भी जीरो, तो कुल मिला के कितना हो गया, जीरो। क्वेश्चन आसान था, प्रूफ करना भी आना चाहिए, बट बाकी शॉर्टकट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे किया गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारी कोई भी पद एपी में है और उनके द्वारा अगर कोई हमारा डिटर्मिनेंट या सारणिक बनाया गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो आएगी। आप कोई भी पद रख के देख लीजिएगा समांतर श्रेणी में, मान लो मैं समांतर श्रेणी मान रहा हूँ, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये दे रखा है, तो इससे अगर मैं ऊपर वाली को घटाऊंगा तो 6 6 6, इससे इसको घटा लूँगा तो 6 6 और 6, यहाँ पे 14 16 18। किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, क्या होते हैं जिनका मान समान हो जाता है, या इससे इसको घटा लो दोबारा कर लो तो 0 0 0 हो जाएगा, 6 6 6 14 16 18, तो यहीं से भी जीरो आ रहा था, या एक रो एक कॉलम जीरो हो जाए तो भी फाइनली जीरो हो जाता है। तो इस तरह से ये वाली ट्रिक काम करेगी हमेशा। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखो कितना हलवा क्वेश्चन दे रखा है, बट समझने की ज़रूरत थी। 5/√7, 6/√7, यहाँ लिख दिया 7। अब 7 में कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो यहाँ जो 7 था रूट में, ऊपर नीचे √7/√7 से गुणा तो करके देखो कितना आसान हो गया। तो 5/√7, 6/√7, 7/√7, सिंपल आ गया।
अब तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन सी ये समांतर श्रेणी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें से घटाएंगे तो सब में कोई घटा दो, 1/√7 1/√7 1/√7 आने वाला है। बट ये कन्फ्यूजन यहाँ पे कर रहा था कि 5/√7 6/√7 फिर आ गया सीधे √7, तो उस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करना था। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म ऑफ द सीरीज, pth टर्म ऑफ द सीरीज ये लिखा है। देखो ज़रा ध्यान से देखेंगे, पहला पद सब में 3 3 3 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला पद तो क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा, बहुत आसान चल रहा है, पहला पद 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, पहले में 1/n, दूसरे में 2/n, तीसरे में 3/n और पीवे में p/n, क्या हुआ, बस ख़त्म हो गया। 3 - p/n कहाँ जहाँ दिखेगा वही ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इनने बोला है द 9th टर्म ऑफ एन AP वी 0 देन द रेशियो ऑफ 29 एंड 19 टर्म। बहुत अच्छे से समझाया होगा वहाँ भी मैंने, दोबारा क्या ही करोगे अब इसको। ठीक है। 9 पद 0 है, इसका मतलब a+8d 0 है। 29/19 कर लेंगे तो 29 a+28 और 19 a+18। अब इनको a+8d में इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि a+8d की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पार्ट 0, ये 0, 20/10 आ जाएगा और 20/10 का मतलब 2/1 आ जाएगा। सिंपली ये कर लेंगे। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा है, इसकी शक्ल देख लो कभी, बिल्कुल ठीक है, कभी गलत नहीं होना चाहिए ये। और ये अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज नहीं, किसी भी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q हो और क्यूबा पद P हो, तो आपसे दुनिया का कोई भी टर्म पूछे तो कैसे निकलेगा वो उस चीज़ पे बात करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि आरवा पद क्या होगा। अगर हम नंबर में रखेंगे तो उसकी जगह थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, तो हमने अभी क्या कर लिया, आर की जगह जो भी पद होगा आप रखते जाइएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टीवा पद P है और पीवा पद हमारा Q है, तो आरवा पद क्या होगा ये पूछा गया। इसके लिए अभी फार्मूला तैयार कर देंगे और उस फार्मूले का यूज आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अगर पीवे पद की बात कर रहे हैं तो a+p - 1 × d = q हो गया पहली समीकरण, और ये क्यूबा पद है तो a+q - 1 × d = p, ये दूसरा समीकरण। घटा दो 1 से 2 फटाफट, तो a से ये घट जाएगा, इधर d कॉमन करेंगे तो p - 1 - q + 1 घटा, देखो डायरेक्ट रहा हूँ, आप लोग इतना जानते होंगे। 1 से 1 कट जाएगा तो d बराबर कितना आ गया, p - q, और इधर है q - p, उल्टा लिखा हुआ है सिर्फ, तो d की वैल्यू कटने के बाद -1 आ जाएगी। -1 किसी एक में लगा दो तो a प्लस ये p - 1 था, इसके आगे -1 हो गया तो q हो गया। तो a की वैल्यू क्या, अभी निकाला था ये क्वेश्चन सेम, ठीक है। वहाँ p + q पद पूछा था तो जिसकी वैल्यू 0 आ गई थी। यहाँ पे कोई भी पद पूछेगा तो मान क्या आएगा वो देखना था, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बट उधर जाके प्लस हो जाएगा, t + p, ये आ गया a। अब हमसे पूछ रहा है आरवा पद, आरवा पद क्या होगा, तो a + r - 1 × d, तो a का मान है p + q - 1 r, और d का मान आ गया मेरे भाई -1 आ गया। तो p + q - 1, तो ये हो जाएगा -r + 1, 1 से 1 कट गया, तो p + q - r। अब ये हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया कि अगर पीवा पद q है और क्यूबा पद हमारे पास p है, तब अगर आरवा पद पूछेगा तो इन्हीं दोनों पद को जोड़ देना है और जो पूछा गया उसको घटा देना है, जो पूछा गया उसको घटा देना है। जैसे मान लो तीसरा पद 5 है, पांचवा पद 3 है, और आपसे मान लो पूछ रहा है कि 12वां पद बताइए, 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद कैसे निकालेंगे, t 12 दोनों को जोड़ देंगे, जो पूछा गया उसी को घटा देंगे, तो 8 - 12 अर्थात -4 आ जाएगा। समझ में आ गया, बस इतना करना है, ठीक है। कोई भी पद पूछा जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन होगी, देखो ये p टर्म ऑफ एन AP इज q और q टर्म इज p, देन r टर्म p + q - r, इसका प्रूफ हम यहाँ कर ही चुके हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली फार्मूले की तरह क्वेश्चन में यूज करेंगे, दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को देखो डायरेक्टली समझा देते हैं। अगर सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, अगर 3, 5, 7 ऐसे टर्में दे रखी हैं, बट इनका यूज़ तभी करना जब आपको क्वेश्चन में योगफल दे रखा हो। अगर डायरेक्टली योगफल नहीं दिया है तो इनका यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको।
वरना फिर आप इस तरीके से यूज करेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो इसमें क्या होता है, जब 3 पद लिए जाते हैं तो बीच से स्टार्ट करते हैं एक आगे बढ़ा देते हैं ए प्लस डी, एक पीछे घटा देते हैं ए माइनस 2, फिर एक आगे बढ़ाएंगे ए प्लस 2d, फिर एक पीछे घटाएंगे ए माइनस 2d। तो हमेशा ये दोनों तरफ बढ़ता है, एक तरफ नहीं बढ़ता है। दोनों तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि जब ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते चले जाएंगे पदों को तो वो क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो नहीं पाएगा, और जो हमने जिसकी ज़रूरत थी, जिसको करने की वजह से ये सब माना, वो उसका व्यर्थ हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, व्हेन द सम इज गिवन देन द नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखिएगा, और टर्म में ए से चलेगा, और इवन टर्म 2 टर्म एक साथ आएंगी, ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर अगला ए प्लस 2d ए माइनस 2d। ये चलती विषम में एक से एक पहले आ जाएगा ए, फिर पेयर में चलेंगे ए प्लस डी ए माइनस डी। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली टर्मों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 3 लेना हो 4 लेना हो, ए से स्टार्ट करिए, डी ऐड करते चले जाइएगा आप लगातार जितने भी पद लेने हो। अब जरा देखो ध्यान से, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। पहली 11 टर्मों का 4 टर्मों का सम कितना है, 56 है। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म 112 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन द नंबर ऑफ टर्म इज। अब जरा ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला कि पहला पद जो है वो उसका कितना है, 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से किया, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए को 11 मान लिया, डी ऐड करते चले गए, बराबर में 56 हो गया। सबको जोड़ा 4 बार, 11 प्लस 11 प्लस 11 4 बार 44, डी 2d 3d 6d हो गया, घटा के डी की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट की 4 टर्मों का सम कर लिया। ठीक है, लास्ट की 4 टर्मों का सम क्या होगा, जैसे लास्ट की पहली वही बना ली भाई, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, तो एनवा पद होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वो लास्ट पद हो गया। फिर एक घटाते चले जाओ क्रम से, इसका मान 112, तो यहाँ से एन की वैल्यू 11 आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई। ज्ञान नहीं पूछा था आपसे, सिंपली निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब चाहे ऐसे कर लो या 4 पद वैसे भी मान लोगे ना तो भी आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें और इसमें दोनों आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये मैं करा भी चुका हूँ उधर। बाकी अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या ही पूछोगे मुझसे, सिंपली बोला है इन्होंने 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो 3 टर्म ए पी में कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। इनका योगफल क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, 18 दिया है। योगफल 18 दिया तो इनका योग 18, डी से डी कट गई, 3 ए बराबर 18, ए बराबर 6 आ गया। अब इनके देन इस द स्क्वायर्स ऑफ, क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब जो 3 पद थे उनके वर्गों का योगफल कितना दिया, 158। तो तीनों पद का वर्ग कर दो, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी वैल्यू मत रखिएगा, ये का मान 6, पहले काट लो जितना आसानी से हो सकता है। ये कट गया तो 1 2 3, तो ए स्क्वायर आ गया 2d। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, 6 का 36 दिया 108, घटाएंगे 25, और 25 स्क्वायर डी का है, तो डी बराबर प्लस माइनस 5 आ गया। अब ये 2 तरीके से पद बनेंगे आपके। अब डी का मान अगर हम +5 लेंगे तो सीरीज बढ़ेगी, और डी का मान अगर -5 लेंगे तो सीरीज घटेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इनने क्या पूछा था, द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, तो उस सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, सिंपली हम बात करते चले जाएंगे यहाँ से, ए 6 और 11। तो सबसे बड़ा टर्म क्या है, ए प्लस डी था, तो ए प्लस डी का ए का मान हमारा 6 आ गया, डी का मान +5 करेंगे तो सबसे बड़ा 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल वही है, 3 पदों का योगफल 31 है, और वो इस बार उनका प्रोडक्ट दे रखा 792। जब योगफल 31 है तो डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर 31, ए बराबर 11 हो गया। अब तीनों का गुणनफल, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए 792, ये कर लोगे, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ कहानी स्टार्ट करते हैं सम से। ठीक है, समेशन क्या होता है, अब समेशन को डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, तो अभी हमें क्या देखना है, सम देखना है। तो सम के लिए देखो बहुत 2 तरीके से सम निकालते हैं। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो SN = n/2 a + l लगा देते हैं। जब हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो ये वाला लगा देते हैं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो हमारे पास कोई सीरीज है, ये वाली a + d a + 2d से लेके l तक है, तो एक बार इसको सीधा लिख दो। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, तो 1 से 5 तक जोड़ लो, या 5 4 3 2 1 करके जोड़ लो, सम तो बराबर ही आएगा ना।
तो एक बार सीधा लिख दिया, एक बार इसी सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर लिया, ए प्लस एल आ गया, ए प्लस डी ये वाला पूरा एक टर्म था, इसको जोड़ लिया, ऐसे ही इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, सब जोड़ लिए। तो हर बार क्या हो रहा है, ए प्लस एल ही आ रहा है। ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी इक्विडिस्टेंस टर्म होती हैं स्टार्टिंग और लास्ट से, उनका जो योग होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है। ये पहली टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से दूसरी, ये लास्ट से दूसरी, तो डी से डी कट जाएगा, फिर ए प्लस एल, 2d से 2d कट जाएगा, फिर ए प्लस एल, 3d से 3d कट जाएगा, फिर ए, ऐसी लास्ट में ए प्लस एल आ गया। अच्छा अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, तो ये एन टर्म्स थी और नीचे भी एन थी, तब इनको जोड़ेंगे तो टर्म्स तो एन ही रहेंगी, कोई कटी तो है नहीं, ठीक है, तो एन टर्म्स है। तो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल एन टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स, तो इसको एन टाइम्स लिख दिया, और एस जुड़ के कितना हो गया, 2s हो गया, तो s से हमने भाग कर दी, पहला वाला फार्मूला निकल के आ गया। अब इसमें हम एल की जगह फार्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिया हमने, ए प्लस ए 2a हो गया सिंपली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस इज एन ए पी इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स, ठीक है, ऑफ सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज ऑफ द फॉर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इसका मतलब सीधे सीधे ये है, अगर किसी भी सीरीज का जो योगफल का पद है, मतलब योगफलों का पद है, वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो वो हमेशा ए पी सीरीज बनेगा इन ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन। इन सच ए केस द कॉमन डिफरेंस इज द ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन स्क्वायर, अर्थात जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, समझ गए। तो अगर इस तरह से कभी भी सीरीज लिखी है, मतलब योगफल का पद जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, इसका मतलब ये सीरीज तो हमेशा ए पी बनेगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा मेरे भाई, वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, ठीक है, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। इससे देखना इतने कठिन क्वेश्चन आपके छुट्टियों में निकलवाते हैं, ठीक है, अभी यूज़ चलेगी तब आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने इस नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स डाली हैं। तो ये लिखा 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो ये सीरीज़ तो कौन सी रहेगी, ए पी, क्योंकि योगफल दे रखा है। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, समझ गए, हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो ये वाला पद आ गया, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 5 पदों का योगफल 3 पदों के योगफल के बराबर है, तो 8 पदों का योगफल कितना होगा। हमेशा जब भी ऐसे दे रखा हो एस पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर है, और आपसे पी प्लस क्यू पदों का ही योगफल पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखना वो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर इसको प्रूफ करना है तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया नंबर के अकॉर्डिंग। अगर इसी चीज़ को पी और क्यू में प्रूफ करना चाह रहे तो पी और क्यू में प्रूफ करवा देते हैं। ये तो देखो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ये 5 पदों का योगफल निकाल लिया, ये 3 पदों का योगफल निकाल लिया, ये दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दिया, ए का मान मिल गया, ठीक है, ए का मान डी के पदों में मिल गया, तो ये जब हमने यहाँ लगाया सब कट के 0 आ गया, तो आसानी से ये भी हो गया। अब मान लो अगर मुझे पी और क्यू की फॉर्मेट में निकलवाना होता तो मैं उससे भी निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा क्या होने वाला है, क्योंकि प्रूफ कराना थोड़ा ज़रूरी है, वो भी समझ में आना चाहिए कि पी पदों का योगफल कितना है भाई मेरे पास, क्यू पदों के योगफल के बराबर है। पहला टर्म ए ले लो, कॉमन डिफरेंस को डी ले लो, तो एस पी क्या होगा, एस पी जो होगा, जैसे एस एन निकालते हैं n/2 वैसे पी निकालेंगे p/2, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही एस क्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा q/2 2a प्लस, अब यहाँ पे p पदों का योगफल है तो यहाँ पे p आएगा, ये q पदों का योगफल है तो q माइनस 1 आएगा, सॉरी d आएगा, समझ गए। ये दो, अब ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर। ये क्वेश्चन में बोला गया कि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, ये s लिखा हुआ है, तो p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा q/2, ठीक है, q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में डी। अब हमने देखो p से p बटे 2 से 2 काट दिया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से, दोनों तरफ था काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनकी चाहो तो अंदर गुणा कर लो, गुणा करने के बाद एक ऐसा टर्म हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अभी आगे चल के, ठीक है। क्योंकि अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो इसके लिए देखो मैं पहले से फार्मूला बना दूँ तो क्या होगा, p प्लस क्यू बटे में 2 होगा, यहाँ पे 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू,
पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, ये बनने वाला है। तो अंदर की वैल्यू हमें मिल जाए यहाँ से तो हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से जब मैं ये करूँगा तो कितना आ जाएगा 2AP और प्लस का P माइनस वन और D आ गया। ऐसे इधर 2AQ, ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो Q माइनस वन इंटू में D आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो, अभी ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे ला के सॉल्व करते हैं। अब इधर देखो 2AP इधर 2AQ, तो इधर लाके अगर मैं 2A माइनस कर लूँ तो P माइनस Q बचेगा। अब इसको आप उस साइड ले जाओ, चाहे तो इस साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और D कर लो कॉमन, तो अंदर कर लो गुणा P स्क्वायर माइनस P बचेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर लेके आया हूँ तो अब ये उधर जाके माइनस में हो जाता, तो P स्क्वायर हो जाता माइनस में और P हो जाता प्लस में। ऐसे ही यहाँ से Q इधर ही है, Q स्क्वायर माइनस Q हो जाता, D कर लिया कॉमन। अब ज़रा ध्यान से देखें तो ये D Q स्क्वायर माइनस P ऐसे कर लो और ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस Q प्लस का P। ऐसे इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ से Q माइनस P कर लिया कॉमन, तो Q माइनस पी अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से Q प्लस P बचेगा और इधर बचेगा माइनस का 1। क्यों बचेगा समझ रहे होगे, तो ये 2A और P माइनस Q है, इससे इसको काटेंगे जरा ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 2A बराबर, क्यों, क्योंकि ये Q माइनस P है, तो माइनस का D Q प्लस P माइनस 1, ये आ गया 2A की वैल्यू। अब ज़रा ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर, ज़रा ध्यान से देखो यही चीज़ लिखा है P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा है नेगेटिव में 2A की वैल्यू और ये 2A के साथ लिखा हुआ पॉजिटिव में, तो क्या बचेगा P प्लस क्यू वाई 2A की वैल्यू आ गई माइनस का D Q प्लस P माइनस 1 और ये वैल्यू भी यही लिखी है P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो प्लस और माइनस पूरा कट के अंदर से क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे होगे। तो बहुत आसान है ये चीज़ें प्रूफ करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप पे होंगी नहीं। ये मैं इसीलिए लेक्चर दोबारा स्टार्ट किया था कि उसमें मैंने देखा था कि उस चीज़ों को प्रूफ नहीं किया था, तो मैं सोचा आपको प्रूफ भी करा दूं, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, तो चीज़ों को मतलब क्लियर चलेंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरी ट्रिक है कि P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर हो और Q पदों का योगफल P पदों के योगफल के बराबर हो, तो अगर इन दोनों का जोड़ वाला पूछेगा तो क्या होगा, ये माइनस के बराबर हो जाएगा, दोनों के योग के माइनस के बराबर। जैसे 3 पदों का योगफल 7 है, 7 पदों का योगफल 3 है और 7 3 10 पदों का योगफल पूछेगा तो माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी देखो, ये तो शॉर्टकट तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। बाकी मैंने ये टर्म की तरह प्रूफ किया है तो वो भी आप ये कर ही लोगे, बट इसको मैं थोड़ा अलग वे में प्रूफ कराना चाहता, वही जो दे रखा था वो तो कर ही लोगे, बट इसको अगर उसी तरह मैं प्रूफ करा दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। एस पी पदों का योगफल क्यू पदों के बराबर है और क्यू पदों का योगफल पी के बराबर है और पी प्लस क्यू का वैल्यू पूछ लिया, तो वैसे क्या होगा, ये माइनस पी प्लस क्यू के बराबर होगा, ये आपको पता है। अब देखो ये वाले पे लगा लेते हैं फार्मूला, तो पी पदों का योगफल क्यू है, तो एस पी बराबर अगर मैं फार्मूला लिखूँगा तो क्या होगा मेरे भाई, पी प्लस पी वाई 2 प्लस 2A P माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या है, Q है, ये पहला समीकरण मान लो। एस क्यू पदों का योगफल क्या है, ये है Q बाई 2 हो जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर P हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, एक में से दूसरे को घटा लो, ठीक है। घटाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, पहले मैं गुणा भी करूँगा अंदर, तो अंदर करूँगा 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर आएगा AP, इधर आएगा AP और इधर आएगा QA, तो A दोनों में कॉमन है, A कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, P माइनस Q बचेगा। थोड़ा शॉर्ट में करना सीखिएगा। अब जब ये अंदर जाएगा तो बटे 2 तो अंदर करना नहीं है, तो बटे का 2 कर लो कॉमन, साथ में बाहर D भी आएगी, उसको भी कर लो कॉमन। P से P की गुणा करेंगे तो P स्क्वायर माइनस P, इसको घटाएंगे इसकी गुणा करके, तो माइनस का Q स्क्वायर हो जाएगा और जो माइनस का Q आता है वो प्लस का Q हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा Q माइनस P। तो ये P माइनस क्यू है मेरे भाई, ठीक है, प्लस 1/2 D। जरा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन कर लो, इसको एक बार प्लस और एक बार लिख लेना माइनस, तो P प्लस क्यू लिख सकते हैं, इसको P माइनस क्यू लिख सकते हैं। अंदर से आ रहा है माइनस P प्लस क्यू, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं P माइनस क्यू। तो इन दो में ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका प्लस माइनस वाला कॉमन कर लिए तो प्लस वाला बचा होगा P प्लस क्यू। अब एक बार इसमें से P जो ये था, इसमें माइनस हमने कॉमन किया, जब माइनस कॉमन करेंगे तब ये बनता हमारा क्या, P माइनस क्यू, तो वो -1 बचा होगा, बराबर में Q माइनस P। अब देखो सब में यहाँ पे आ रहा है P
प्लस क्यू, यहाँ आ रहा है p माइनस क्यू, इधर आ रहा है q माइनस पी, तो यहाँ पे नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है तो काट देंगे और बराबर में कितना कर देंगे, ये काट दो, तो यहाँ पे a बचेगा प्लस का हाफ d, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं उससे तो ये तो कट गया होगा p माइनस क्यू, और अंदर क्या बचा होगा p प्लस क्यू माइनस 1, और बराबर आ गया -1। समझ गए? चाहो तो इसको 2 से गुणा कर दो तो आपका वही दिखेगा जो आपके लिए पद चाहिए होगा। देखो कैसे, एस p प्लस क्यू का योगफल चाहिए तो क्या होगा, p प्लस क्यू बटे में 2, और यहाँ पे कितना होगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और बाहर आ जाएगा d। समझ गए हो गया? अब इसकी वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखें तो 2 से गुणा कर लो इसको, वो 2 से भाग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब 2 से जब मैं गुणा करूँगा तो 2a प्लस डी और p प्लस क्यू माइनस 1, और साथ में हो जाएगा -2। ठीक है, समझ गए हो गए? तो इसकी पूरे की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी, -2। देख लो ज़रा ध्यान से, पूरा का पूरा मिल गया। तो p प्लस क्यू बटे 2, अंदर से आ गया -2, 2 से 2 कट जाएगा तो योगफल आ जाएगा p प्लस क्यू का नेगेटिव टाइम्स p प्लस क्यू। समझ गए? इतना आसान क्वेश्चन था, आप करते तो आसानी से हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या देगा, आपको ये देगा, ये पद वाला तो निकाल ही चुके हैं कि m वा पद कितना है, 1/n है, n वा पद 1/m हो, तो m n वा पद ये पीछे प्रूफ कराए हैं 1 होगा, a का मान भी 1/mn होगा, ये निकलवाया था अभी, और d का मान भी यही होगा। तो a में है, मतलब पदों में है, अगर यही पद यही अगर दे के आपसे क्या पूछ ले, एस एम एन पूछ ले, मतलब ये दे दे कि m वा पद 1/n है और n वा पद 1/m है, तो एस एम एन पदों का मतलब योगफल कितना होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा वो ध्यान रखिए, ये होता है 1/2 mn + 1। अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं, बाकी हमारे पास a भी है और d भी है, पदों की संख्या mn है ही, तो s mn बराबर कितना हो जाएगा, mn/2 2a प्लस mn - 1 इंटू डी। जो यहाँ पद दिखते हैं वही यहाँ लिखा जाता है, उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 2 a का मान कितना है भाई, 1/mn, d mn - 1 और d का मान भी कितना है, 1/mn। ये पीछे अभी कराए थे प्रूफ, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखवा रहे। तो ये तो हो गया भाई 2mn, और यहाँ जब अंदर गुणा करोगे तो mn के बटे में mn आएगा 1, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा mn। ठीक है, mn बटे में 2, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा, mn प्लस का 1, इसका लासा ले लो तो mn बटे में 2, तो 1 प्लस mn और बटे में आ जाएगा mn। mn से mn कट जाएगा और ये हाफ कितना आ जाएगा, mn + 1 आ जाएगा, एस mn की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदों के साथ साथ योगफल का भी, पदों के साथ साथ योगफल का भी। बस अगर हमें रिटर्न में लिखना होगा तो हम सिस्टम से लिखेंगे, माना कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, दिया है m वा पद ये है, n वा पद ये है, तो वहाँ से पहले mn वा पद निकालेंगे, ठीक है, a निकालेंगे, d निकालेंगे, फिर लिखेंगे योगफल का फार्मूला क्या है, फिर योगफल के फार्मूले में वैल्यू लगा देंगे सिंपली। ठीक है, जब इतना करना आएगा तो लिख भी लेंगे। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ रखा है। ये अभी बताए थे आपको कि अगर कभी भी योगफल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है तो वो हमेशा कौन सी एपी सीरीज होगी। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, ऐसे करके आपसे क्या करवाता है, एन वा पद ज्ञात करवा लेता है। एन वा पद कैसे निकालते हैं, एस एन से एस एन - 1 कर लो तो भी एन वा पद निकल जाएगा, या जैसे एस एन दे रखा है और आप नीचे वाला पद ना निकाल के ऊपर वाला भी निकाल सकते हो। मतलब क्या है, आपको आगे वाले पद में से पीछे वाले पदों का अगर योगफल घटा दोगे तो वो पद आ जाएगा। जैसे कैसे आता है, एक चीज़ समझने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 पद हैं, तो इन 5 पदों का योगफल देखो कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15। अब मैं निकाल लेता हूँ 4 पदों का योगफल। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया भाई, 10 आ गया। अब अगर S5 में से मैं S4 घटा लूँ तो ये 15 - 10 कितना बचा, 5 बचा। और 5 कौन सा पद है, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। तो ये क्या हो गया, 5वां हो गया। मतलब समझ में आ गया कि क्या करना है। अगर हमें T5 निकालना है तो 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा दीजिए तो वो पद निकल के आ जाएगा।
ठीक है। इसीलिए अगर हमें जब भी टी एन निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा लीजिए तो टी एन आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारी रही ट्रिक, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया, एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दिया तो टी एन आ गया। अब टी एन देखो हमारा लीनियर में आया, इसका मतलब ए पी सीरीज होगी। अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। वहाँ से निकालेंगे तो भी वही आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ से जब गुणा करेंगे ना अंदर तो ये प्लस में आ जाएगा। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्योंकि माइनस में नहीं आएगा दोनों जगह, और ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये सॉरी, जो हमारा 2 बचता, 5 में से 3 घटाते 2 बचता, ये जो नोट्स दिए हैं उसमें ठीक कर लेना दोस्तों। तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है। तो 10n-2, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। अगर यहाँ से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये सिंपली कुछ नहीं है, इसमें आप नंबर्स की वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने करा रखा है पीछे, अभी आगे आएगा तो वहाँ पे करा रखा है, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी करा रखा है इसको। आप कोई भी समांतर श्रेणी है तो 1 2 3 आप नंबर लीजिएगा, उससे प्रूफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आगे चल के बहुत आसान वे में करा रखे हैं। जैसे आपको यहाँ करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना, चीज़ों को समझने में। इसमें होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं कि इन रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, तो ये n पदों के योगफल का रेशियो दे रखा है, टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है, कि क्या करना है। अगर योगफल से पद निकालना तो क्या करना है, पद से योगफल निकालना है तब क्या करना है, 2 चीज़ों को समझना है। सीधे सीधे जो भी n दे रखा हो वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, n-1/2 लगा दीजिएगा, ये भी ठीक है। या क्या कर लो, जैसे यही चीज़ को मैं बोला n-1/2 लगा दीजिए इधर n को, तो अगर इस n को मैं दूसरा n ले, ये मान लो, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 2n-1, ठीक है, इधर जाएगा और सॉरी +1 हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको समझना क्या है, वही चीज़ें यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा आपको, उस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा, ठीक है। इधर से आपको चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। ये चीज़ देखिएगा, यही लिखा है, ये ऊपर शॉर्ट ट्रिक लिखा है, इन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर सम इस तरह से दे रखा है, सम अगर इस तरह से दे रखा है तो n को बदल देना सिर्फ 2n-1 में, तो क्या बन जाएगा, इफ द सम ऑफ द रेशियो ऑफ n टर्म्स, ये सम दे रखा है और टर्म्स में बदलना है। तो अब देखो दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर सम को टर्म में बदलना हो, सम को किस में बदलना हो मेरे भाई, टर्म्स में, तो n की जगह बदल के कितना कर दो, 2n-1, समझ गए। और अगर टर्म को सम में बदलना हो तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा इधर, तो n+1 बटे में आ जाएगा 2, तो n को बदल दो n+1 से, n को बदल दो n+1 से। ये 2 चीज़ें बस दिमाग में रखिए, सम से टर्म बदलना हो या टर्म से सम बदलना हो, बस सिंपली n को बदल दो 2n-1 से। बाद में जितना भी पद निकलवा रहा है तो टर्म से निकल जाएगा सम में। जैसे यहाँ पे देखो, ये था हमारा सम का 3n+8 बटे 3n+15 दे रखा ना, तो n की जगह हमने 2n-1 लगा लिया, तो ये सम से किस में बदल गया, टर्म में बदल गया। अब ये कह रहा था 12वीं टर्म का योग चाहिए, तो n की जगह हमने 12 लगा दिया, तो आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ज़बरदस्त, और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे तो शॉर्ट ट्रिक की कॉपी अभी आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ कराएंगे उसमें। तो ये कर लेंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे विधिवत करा रखा, तो उस पर आप इतना ध्यान मत दीजिए। n की जगह क्या लगाएंगे, 2n-1 लगा देंगे, बस आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा विधिवत किया हुआ, जैसे करते हैं क्वेश्चन वैसे कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखो सिंपली क्या लिखा था, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं। देखो a कितना 101, d का मान घट रहा है -2 हो गया। अब l कितनी है 47, ऐसे कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि क्रम से चल रहा है ना, 2 का गैप चल रहा है।
47, तो लास्ट टर्म 47 है ना। अब यहाँ से L इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, L इक्वल टू कब लगाना, जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, सिंपली N इक्वल टू 28 आ गई। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन लगता है लोगों को। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो अब जैसे ही इनको ऐसे लिखोगे वैसे ही तुम्हें एक AP सीरीज दिखने लगेगी, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, ठीक है। तो D का मान √2 आ जाएगा, A का मान ये आ गया। तो सिंपली चाहे तो हमने √2 कॉमन करा तो अंदर 1 2 3 24 टर्म तक बचा। तो आपको तो वो पता ही है सिग्मा n का फार्मूला जो होता है समेशन ऑफ n टर्म्स n+1/2 होता है। तो यहीं पे फार्मूला लगा लिया, n की जगह 24/2 कर दिया और n+1 कर दिया, ठीक है। या तो Sn = a+l/2 वाला लगा लो, वही फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25, यहाँ से काटेंगे 12, 12 25 की गुणा 300/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपली ये फार्मूला पढ़ा ही है सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स का, n+1/2 आया कैसे, देखो फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म n है, ये फार्मूला आपने पढ़ा Sn = n/2 a+l, फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म n, तो a प्लस 1 + n, तो ये वाला फार्मूला आ गया। ये तो डायरेक्ट भी पता होता है, ठीक है। अभी क्या है, मैंने उस वाले लेक्चर्स में जो डाला है ना, उसमें एक ही लेक्चर्स में सब कुछ ख़त्म करा दिया पूरा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा लेक्चर फिर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा, अच्छा 2 ही पेज बचा है, चलो मैं करा देता हूँ फिर इसको, ठीक है। बट अभी AP बहुत सारी है, आप ये मत समझिएगा AP यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी AP के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपकी ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब जरा 2 पेज बचे हैं तो मैं करा ही देता हूँ, फिर चीज़ों को फिर समझा देंगे, ठीक है। ये दोबारा एक्सप्लेन करने का सिर्फ इतना ही मतलब था, जहाँ पे हमने चीज़ों को प्रूफ नहीं किया है वो प्रूफ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो AM, जब हम सिंगल AM निकालते हैं तो क्या होता है, दोनों चीज़ों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जैसे AM क्या है, A और B 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन A लिया गया है। तो A कैसे निकालते, जैसे आपको वैसे भी पता था, ठीक है। सिंपली जैसे मान लो अगर कोई 3 पद हमारे होते हैं, एक सेकेंड, जब 3 पद हमारे AP में होते हैं तो वहाँ पे हम आप कहानी पढ़े हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज़ और भी इसका जो यूज भी नहीं हुआ, R in AP, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, बीच वाले पद का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है, बट ऐसे नहीं, इस वाले पद से इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, है ना, V - A, ये डिफरेंस बराबर होगा ना। अब यहाँ से B इधर आ जाता है और A उधर चला जाता है, ठीक है। तो B और B मिलके 2B हो गया, A + C हो गया मेरे भाई, तो B = A + C/2 आ गया। तो ये भी हम देखो बीच वाले पद, अब 3 पद थे ना, तो बीच वाले पद का क्या हुआ, बराबर फर्स्ट और लास्ट के योग के, तो ऐसे निकलता है। अब यहाँ पे दे रखा A, तो A अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B/2 हो जाएगा। तो यही हमारा सिंगल मीन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल मीन। सिंगल मीन का मतलब 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर रखा होता है, उसको सिंगल मीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे 3 और 5 का सिंगल मीन निकालना, तो 3 + 5/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मान लो फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन, अब 3 अर्थमेटिक मीन है तो इसके लिए nth मीन का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो nth अर्थमेटिक मीन होता है क्या, उस चीज़ को हम जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं A और B, इनके बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन्स निकालने, A1 A2 A3 से लेके मान लो AN तक के हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो ये इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में फंसे हुए हैं, A2 A3 A4 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट होगा AN और लास्ट नंबर होगा B, इन दोनों। अच्छा अब देखो N तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन ही है, एक नंबर इधर है एक नंबर इधर है, तो टोटल जो नंबर हो गए हमारे पास, हम उनको ज़रा थोड़ा कैपिटल से लिख लेते हैं क्योंकि N स्मॉल इसमें चल रहा है। तो टोटल जो नंबर हो गए वो N+2 हो गए। ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ध्यान से। जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो सीरीज का दूसरा टर्म है, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से रखिए। जैसे हम मान लो हमें चौथा पद चाहिए होता तो A+4D लिखते हैं, A+3D लिखते हैं, 1D कम लिखते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर हमें A4 चाहिए होगा तो हम A+4D लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन तो चौथा है बट सीरीज का पद 5वां है। ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ से गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, क्योंकि वो एक नंबर नहीं दूसरे नंबर से स्टार्टिंग हुई है। तो ये चीज़ आपकी कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाएगी कि A4 निकाल ले तो A+3D होना चाहिए, नहीं, A4 सीरीज का 5वां टर्म है, अर्थमेटिक मीन चौथा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे टोटल हो गए हमारे कितने टर्म्स, N+2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो A है, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास B है। दो चीज़ें हमारे पास अभी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो करना है उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अब लगा लेते हैं फार्मूला की नंबर ऑफ यहाँ से D निकालने के लिए।
तो एल बराबर आपने पढ़ा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ा है, ठीक है। एल लास्ट टर्म, बी है फर्स्ट टर्म, तो ए है ही हमारा, और एन की जगह हमारे एन प्लस टू टर्म्स है माइनस वन और साथ में आ गया डी, तो बी बराबर ए प्लस इसमें से घटेगा तो एन प्लस वन इंटू डी आ जाएगा। तो ये आ गया वी माइनस ए बराबर एन प्लस वन और साथ में आ गया डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का। समझ गए क्या हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का? क्लियर है। अब मान लो जैसे हमें क्या चाहिए, जैसे दूसरा पद चाहिए। अब अगर सीरीज का जो दूसरा पद है वो कॉमन डिफरेंस, वो हमारा देखो जरा ध्यान से, सीरीज का जो दूसरा पद है वो पहला अर्थमेटिक मीन है, दूसरा जो है वो तीसरा अर्थमेटिक मीन है। तो पहला पद तो दूसरा है बट अर्थमेटिक मीन पहला, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस डी करके लिखेंगे, ठीक है ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से बहुत तगड़ा रूल बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस टू डी। ऐसी ए प्लस फोर की बात करें तो ए प्लस थ्री डी, ठीक है, तो ए प्लस थ्री डी के बराबर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, एन मत लिखिएगा क्योंकि एन फार्मूले में चलेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं के लिए निकलवा रहा हूँ। तो यहाँ से एक के जो पद होगा हमारा, ठीक है, एक के मत करिए, इधर एक के प्लस वन करिए तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन एक के हो जाएगा फिर, नहीं तो वो इधर के माइनस वन हो जाएगा, तो इधर ए प्लस के डी हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जरा ए के लिए यहीं से बना लेंगे फार्मूला। ए और डी का मान कैसे बताया था निकालने के लिए, वी माइनस ए बटे में एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब यहाँ से ये सभी का फार्मूला सिंगल हो गया। कैसे बन गया उस चीज़ को समझो। अब के क्या है, जो भी आपसे निकलवाए, तीसरा चौथा पांचवा। एन क्या है, एन जितने मीन आपसे पूछ रहा है, इसमें एन मीन पूछ रहा था तो एन की एन लगाया, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, जितने आपसे पूछ रहा है वो हो जाएगा। के क्या है, जो भी आपसे निकलवा रहा है, चौथा पांचवा छठा सातवां जो भी निकलवा रहे हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है थ्री अर्थमेटिक मीन ज्ञात करो, A1 A2 A3, इसका मतलब तीन निकलवा रहा है तो n की वैल्यू तो तीन हो गई। अब पहले पहला निकालोगे तो एक के का मान वन हो जाएगा, फिर दूसरा निकालोगे तो के का मान दो, तीसरा निकालोगे तो के का मान तीन, तो n की वैल्यू थर्ड फिक्स हो गई, के की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है, समझ गए होगे। तो इसलिए ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, जैसे सिंपल क्वेश्चन यही निकलवा देते हैं और आसान भी हो जाएगा। इन्होंने पूछा था 2 और 14 के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन ज्ञात करके दिखाओ, A1 A2 A3, छोटा भी है और आसान भी, समझ जाओगे। तो तीन अर्थमेटिक मीन ज्ञात करवा रहा है, n का मान 3 हो गया। अब डी निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यही निकाले हो। तो देखो भाई, b है 14, a है 2, n 3 निकलवा रहा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 2 गया 12 और बटे में हो गया 4, और 12 बटे में 4 मतलब डी का मान आ गया 3। अब आप ये फार्मूला भी ना याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो पता है ना, पहला अर्थमेटिक मीन दूसरा पद है, जो भी पूछे वही लगाते चले जाओ। अब ए फर्स्ट टर्म तो हमारा 2 है ना, ये तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये कितना हो जाएगा 2, डी का मान आ गया 3 तो 5 हो गया। अब दूसरा निकालना तो ए प्लस टू डी, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 और डी का मान 3 है तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ऐसे ही अगला निकालोगे 3, तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, ए का मान 2 है और डी का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 3 9 और 2 11 आ गया। देखो सबके बीच का गैप कितना चल रहा है। अब अगर इन सबको फिर से रखो 5 8 11 ऐसी करके, और वो अगर बी निकालेंगे तो वो चौथा पद होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे 3 3 का गैप चल रहा, वो 14। ये ध्यान रखना, अगर जैसे हम बीच में A1 A2 A3 रखेंगे तो ऐसा नहीं कि सीरीज बदल जाएगी, सीरीज ऑलवेज AP ही बनी रहेगी, क्योंकि वो जो समांतर माध्य है ना वो समांतर श्रेणी में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो अपनी श्रेणी चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप कितने भी निकाल लीजिएगा, जैसे गैप हमेशा बराबर ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो 2 निकाल लिए, तीसरा निकालना तो गैप जोड़ते चले जाइए, निकलते चले जाएंगे सब, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद कुछ ज़रा शॉर्टकट है एक, जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है कि द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपको वो तो वैसे ही पता है कितना होता है कि, ठीक है, सबको जोड़ के क्या करो, n से भाग कर दो। भाई समांतर माध्य आप जैसे निकाले हो ना, हाई स्कूल में निकालते हो समांतर माध्य, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो वही रूल लगा दिया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो क्या कर दिया, ऊपर इनका फार्मूला पता ही है, हाफ n n प्लस 1, n से n कट गया तो हाफ n आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में है,
किसमें, अगर एपी सीरीज में दे, जैसे 2 4 6 8 मान लो 10 है, इसी का मुझसे बोला जाए समांतर माध्य ज्ञात करो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पहला और लास्ट जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, यही समांतर माध्य हो जाएगा। 12 और 12 को 2 से भाग कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एम। बट अब जरा ध्यान से देखो, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन नहीं है भैया, ये जैसे हाई स्कूल में निकालते हो उसकी बात। वैसे तुम जोड़ोगे तो 2 4 6, 6 12, 12 8 20, और 20 और 10 कितना हो गया मेरे भाई 30, और 30 5 नंबर है, 5 से भाग करोगे तो भी 6 ही आ रहा है। तो कभी भी अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में दे रही, कितनी भी लंबी हो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से भाग करो, वही समांतर माध्य आएगा जितना सबको जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड वी इज, ठीक है, ये बता रखा है, ट्रिक ध्यान रखिएगा। द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज एन टाइम्स द सिंगल मीन ऑफ बिटवीन देम। तो सिंपली क्या बोला गया है कि अगर ये सारे जितने भी मीन से निकालोगे, 2 नंबर्स के बीच में अगर n मीन दे रखे हैं, अगर उन सबका योगफल पूछ ले तो क्या करना है, एक का आप निकाल लीजिएगा, जो फर्स्ट और लास्ट का योग का होगा उसी का n गुना कर दीजिएगा, तो सभी का योग निकल जाएगा। बहुत अच्छा है, इसका यूज बार बार करेंगे। ऐसी जीपी सीरीज में भी हम वहाँ गुणा में आता है, यहाँ गुणा में आता है, वहाँ पावर पे आता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे ये आ गया, ए की पावर n+1, बी की पावर n+1। अब ये बोल रहे हैं कि 2 अर्थमेटिक मीन है, ए और बी के बीच का है, तो एक तो हम निकालेंगे ए और बी के बीच का a+b/2, और एक इन्होंने खुद दे रखा, दोनों को कर देंगे बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट हम बता देते हैं n की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या होगी, जो भी लोअर पावर हो उसको 0 के बराबर रखिए। बट मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा जिसमें सारी ट्रिकों को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। ठीक है, अभी ये नोट्स में सब पहुंच चुका है आपके पास। कहाँ चला गया भाई, निकल के आ जाए। वैसे तो डायरेक्ट भी मैं बता सकता, बट मैं चाह रहा था कि आपको एक सिस्टम से दिखा देता तो आपको याद हो जाता। कहीं आसान तो था। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, शॉर्ट में लिखी होती हैं, दिखती नहीं है। जैसे ये है, अगर कभी भी इस तरह से दिखाई दे, आप देखो यहाँ पे क्या है, सबका एक साथ दिया हुआ है, AM GM HM, इस तरह से कोई भी कंडीशन लिखी हो, अगर तुम्हें अर्थमेटिक मीन निकालना तो लोअर पावर को 0 के बराबर कर लो, ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो पावर को हाफ के बराबर कर दो, -½ के बराबर, हार्मोनिक मीन निकालना तो पावर को -1 के बराबर कर दो। कौन सी, लोअर पावर, जो छोटी पावर हो उसको ध्यान रखिएगा। अब याद करने का सिस्टम क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे मान लो 0 है, 0 में से आधा घटा लिया, ठीक है, 0 में से आधा घटाया तो माइनस का आधा बच गया। अब इसमें से फिर आधा घटा लिया तो -1 आया, मतलब हाफ कम करते जाना है बस। हम स्टार्टिंग करेंगे AP GP और HP, ठीक है, हाफ का गैप है, ऐसे याद कर सकते हो। 0 -½ -1, आधे आधे के गैप से घटते चले जाओ। ठीक है, क्लियर। अब उस चीज़ को समझेंगे, अभी बहुत कुछ कराना है आपको, बस पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो क्या था, n था तो n पावर को 0 कर दिया, लोअर, ऊपर n+1 था, इस वाले में देखो ऊपर n है नीचे n-1 है, तो हमें लोअर पावर को 0 के बराबर करना है, n को 0 के बराबर नहीं करना, वरना क्वेश्चन गलत कर लोगे, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस थी कि अगर हमारा A1 A2 A3 AP में है तो अगर हम कोई पद उसमें सम में जोड़ दें या सेम पद सम में घटा दें तो वो AP बना रहेगा। वही AP में है, किसी सेम पद से गुणा कर दें या सेम पद से भाग कर दें, AP बना रहेगा। ठीक है, दूसरा, इफ़ द नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी AP इज ऑड देन द सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड द नंबर ऑफ द टर्म्स के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या बोला है, अगर किसी सीरीज में ऑड टर्म्स हैं तो उसका जो सम ऑफ टर्म्स होगा वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, जो भी मिडिल टर्म है और जितने भी नंबर हैं उनकी गुणा के बराबर ही आ जाएगा डायरेक्ट। दूसरा अगर वो इवन टर्म्स हैं, ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स, ठीक है,
इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला फिर समझ लीजिएगा, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी ए पी इज इवन, किसी भी समांतर श्रेणी के पद अगर सम हैं, देन उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो आपको पता ही है, वैसी मिडिल वाली दो संख्याओं को जोड़ के निकलेगा, इज ए एम होगा, वो किसके बराबर होगा, अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ़ A1 A2 A3 एंड दूसरी सीरीज B1 B2 B3 और VN 2AP सीरीज दे रखी, तो दोनों सीरीज को आपस में जोड़ दें या आपस में करस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहले के पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से जोड़ दें या घटा दें, तो फिर से वो AP बनी रहेगी। और उनका कॉमन डिफरेंस जो पहली वाली सीरीज है और दूसरी वाली सीरीज है, योग अगर योग करेंगे तो योग के बराबर होगा, अंतर करेंगे तो अंतर के बराबर होगा। ये तो अभी पता ही है, बीच वाली टर्म्स का डबल फर्स्ट और लास्ट के बराबर होता है। TN भी बता चुके हैं, SN से SN-1 करेंगे, बट उसमें कंडीशन ध्यान रखना है, N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी मैंने AP की कुछ चीज़ें करा दी हैं, जो मैंने वीडियो में कराया था उतना आज मैंने फिर करा दिया है। अब अभी मैं GP कराऊंगा, उसके बाद HP कराऊंगा, फिर बचे हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। अभी आप अपने आप को ये मत समझिएगा कि अभी आपकी AP करा दी और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए, नहीं। जब तक ये पूरा चैप्टर मैं कह नहीं देता कि मैंने अपनी तरफ से करा दिया है, तब तक आप मत समझिएगा कि अभी ये चैप्टर हुआ है। हर चीज़ आगे आती रहेगी, AP के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, GP के भी आएंगे, HP के भी आएंगे। तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।